आप सभी विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल रामजीलाल क्लासेस में स्वागत है। हम लोग क्लास 10th में पढ़ रहे थे प्रकाश का अपवर्तन। पिछले टॉपिक में हमने जो पढ़ा था वो प्रकाश का अपवर्तन था। उसमें आपने देखा था कि जब प्रकाश अपने माध्यम को चेंज कर रहा था तो हर माध्यम में उसकी चाल बदल रही थी और चाल बदलने की वजह से हो रहा था अपवर्तन। अपवर्तन का मुख्य कारण था प्रकाश के भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न होना। तो वहां हमने देखा था कि जब प्रकाश कण एक पारदर्शी माध्यम से और दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती थी तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती थी। इसी घटना को नाम दिया गया था प्रकाश का अपवर्तन। ये आपतित कण थी, ये विलंब के साथ एक कोण बनाती थी। इस कोण को हम आपतन कोण आई कह रहे थे। ये अपवर्तित कण थी, ये विलंब के साथ जो कोण बना रही थी उसको हम अपवर्तन कोण आर कह रहे थे। फिर हमने कहा था इसकी दो स्थितियां होती हैं कि यदि प्रकाश किरण विरल माध्यम में है और वो सघन माध्यम में जाती है तो वो अविलंब की ओर झुक जाती, इस प्रकार ना करके ऐसे हो जाती है। ये कंडीशन तब होती है जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से, दो प्रकार के माध्यम पड़े थे वहां पर, एक विरल और एक सघन। अगर प्रकाश किरण यही सघन माध्यम में है और विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है, तो ये किरण इस प्रकार से ना जा करके अविलंब से दूर हट जाती है। ये कंडीशन तब थी जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा था। ये सारी बातें हम लोग पढ़ चुके थे। अपवर्तन के नियम भी पढ़े थे। उसमें स्नेह का नियम पढ़ा था कि आपतन कोण की जो ज्या होती है यानी साइन आई और अपवर्तन कोण जो ज्या होती है यानी साइन आर, दोनों का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है। ये बातें हो चुकी थी। हमने दो प्रकार के अपवर्तनांक पढ़े थे, निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्ष अपवर्तनांक। अब हमें पढ़ना है कुछ नई चीजें आज के वीडियो में पढ़नी है। वो पढ़नी है प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत पढ़ना इसमें है, क्रांतिक कोण पढ़ना है और अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध पढ़ना है आज के वीडियो में। तो आइए समझिए। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। उत्क्रमणीयता का सिद्धांत क्या होता है? उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। इसको अगर आप इंग्लिश में लिखेंगे तो लिख सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। क्या होता है रिवर्सिबिलिटी? हमने थोड़ी सी बात बताई भी थी पिछली वीडियो में कि उत्क्रमणीयता का मतलब रिवर्स, बैक हो जाना। जैसे हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं उत्क्रमणीय क्रियाएं, कि वे क्रियाएं जो दोनों दिशाओं में होती हैं वो कभी भी पूर्ण नहीं होती हैं। एक एग्जाम्पल दिया था हमने आपको जल से बर्फ बनाने का, कि जल से क्या बनती है? बर्फ बनती है। अगर जल को ठंडा कर दें तो क्या बन जाएगी? बर्फ। लेकिन अगर उसी बर्फ को हम पुनः ठंडा कर दें, पुनः गर्म कर दें तो क्या बन जाएगा? जल बन जाएगा। जल को ठंडा किया तो बर्फ बन गई और बर्फ को गर्म कर दिया तो जल बन जाएगा। तो जल से बर्फ और बर्फ से जल, रिवर्स, यानी ये क्रिया हमेशा होती रहेगी और कभी समाप्त नहीं होगी। इसको हम कहते हैं उत्क्रमणीय क्रियाएं। और इसी प्रकार से हमारा प्रकाश भी बिहेव करता है। कुछ इसमें घटना होती है, जैसे मान लीजिएगा ये एक पारदर्शी माध्यम है, कोई कांच की प्लेट वगैरह है और इस पारदर्शी माध्यम का यहां पर हमने एक विलंब डाल दिया। ये पहले माध्यम विलंब है और ये दूसरे माध्यम का अविलंब है। अब इस पर कोई प्रकाश किरण डाली जाए, जैसे मान लीजिए हमने लाइट रे डाल दी है, ये प्रकाश किरण डाली। अब इसका जैसे माध्यम लेगा तो अपवर्तन हो जाएगा। तो आपको पता है ये सीधे ना जा करके कुछ अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। यानी अगर कोई प्रकाश सिग्नल यहां से डाला होता तो सिग्नल यहां मिलेगा आपको। ये प्रकाश किरण हो गई।
ये आपका बन जाएगा इस जगह पर आपतन कोण I और ये बन जाएगा अपवर्तन कोण R। अब अगर हम इसी प्रकाश को, जैसे मान लो हमने लेजर लाइट ली, यहां से प्रकाश इंसिडेंट किया और यहां प्रकाश पहुंच रहा है, इस पॉइंट पर अगर हम कुछ ऐसा यहां पर सिंबल बना लें और फिर वापस हम आए और इस जगह से लाइट डालें ऐसे और प्रकाश यहां पे आ जाए। अगर यहां डालोगे और लाइट यहां आती है, और ऐसा होता भी है कि यहां से प्रकाश डालोगे प्रकाश यहां आ जाएगा, तो जब यहां से प्रकाश डाला तो यहां डालोगे तो यहां आ रहा है। ये क्या हो रहा है? रिवर्स हो रहा है, बैक कर रहा है। यानी आप ये कह सकते हो कि जब प्रकाश 10 डालोगे बैक वापस तो यहां आ जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? देखो, सिद्धांत भी कह रहा है कि ये अगर मान लो विरल माध्यम और नीचे वाला सघन माध्यम, तो आपको पता है जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम जाती है तो यह विलंब की ओर झुक जाती है। तो जब इधर से डाला तो विरल से सघन में आया तो विलंब झुकी, और जब वापस यहां डालेंगे तो अब प्रकाश कहां जाएगी? सघन से जाएगी। कहां जाएगी? विरल माध्यम में जाएगी। अब जब सघन से विरल में जा रही है तो क्या होता है? जब प्रकाश सघन से जाती है तो विलंब से जुड़ जाती है। तो देखो, ये इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन विलंब से क्या हो रही है? जुड़ रही है। इसको आप देखिएगा, इस वाली कण अब सघन से ये माध्यम, ये आपका विलंब, इससे क्या हो गई? जुड़ रही है। तो ये उत्क्रमणिकता सिद्धांत कहता है कि अगर किसी प्रकाश किरण को, अगर कोई प्रकाश किरण अनेक परावर्तन से या अपवर्तन होकर गुजरती है और उसको वापस चलाया जाए, वापस के विपरीत दिशा में चला दें, वापस उल्टा चला दें उसको विपरीत दिशा में, तो वो अपने पूर्व पथ का अनुसरण करती है। मतलब वो जिस पथ से आई थी उसी पथ से वापस जाती है। क्या मतलब हुआ? आराम समझिए कि अगर आप किसी प्रकाश किरण को परावर्तन या अपवर्तन करते हैं और इसके बाद जो किरण जहां पहुंची है वहां से वापस को चलाएंगे विपरीत दिशा में, वापस उल्टा करके, तो वो प्रकाश किरण अपने पूर्व पथ का अनुसरण करती है। जिस पथ से आई थी उसी पथ से वापस जाती है। और इसके जो माध्यम का जो अपवर्तनांक बनेगा, इधर से इधर आने में या इधर से इधर जाने में, इन अपवर्तनांकों का गुणनफल हमेशा 1 होता है। जैसे हम कहते हैं, मान लो ये माध्यम 1 है और ये माध्यम 2 है, तो जब पहले माध्यम दूसरे माध्यम में आई तो अपवर्तनांक क्या बनेगा? 1 और 2। जब प्रकाश आई पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में, अब जब वापस को भेजा हमने तो प्रकाश का दूसरे माध्यम से कहां जा रही है? पहले माध्यम में। तो दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम होता है। तो कहते हैं दोनों अपवर्तनांकों का जो गुणनफल होगा वो हमेशा कितना होगा? 1 होगा। ये बात आप प्रूव करके निकाल सकते हो। ये माध्यमों के जो अपवर्तनांक है इनका गुणनफल कितना आएगा? 1 आएगा। ये आप बात प्रूव भी कर सकते हो। पहले आपने क्या उत्क्रमणिकता सिद्धांत सुना? सिद्धांत क्या था कि अगर कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तन या अपवर्तन से होकर गुजरती है, अब अपवर्तनांक की बात आएगी तो कोई अपवर्तन ही होगा। मान लो अपवर्तन से गुजरती है और उसको विपरीत दिशा में चलाने पर वापस, तो वो अपने पूर्व पथ का अनुसरण करती है, जिसके माध्यमों के सापेक्ष अपवर्तनांकों का गुणनफल सदैव 1 होता है। अब ये बात जरा प्रूव करते हैं, क्यों ऐसा 1 आता है, जरा समझिए। हमने कहा ये पहला माध्यम है और पहले माध्यम से किरण कहां गई है? दूसरे माध्यम में। तो आप यहां सकते हो पहले माध्यम से दूसरे माध्यम के लिए पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में, जब प्रकाश किरण पहले माध्यम से कहां जा रही है? दूसरे माध्यम, इस माध्यम से इस माध्यम में जा रही है। इसको यहां लिख दीजिए। ये आपका पहला माध्यम हो गया और ये आपका नीचे वाला दूसरा माध्यम हो गया। अब देखिए, तो अपवर्तनांक कैसे लिखेंगे आप? अपवर्तनांक लिखेंगे 1 और 2। इस नए के लिए हम आप पढ़ चुके हो। ये लिखा था आपने sin I बटे sin R बराबर n, या 2 माध्यम है तो 1 और 2। तो 1 और 2 बराबर क्या हो जाएगा? sin I बटे sin R। समीकरण नंबर 1। जब प्रकाश पहले माध्यम दूसरे माध्यम आए तो ये आपतित किरण थी, ये विलंब है तो ये बना आपतन कोण, ये अपवर्तित किरण थी, ये विलंब के साथ बना अपवर्तन कोण। लेकिन अब क्या हो रहा है? जब प्रकाश किरण दूसरे माध्यम से पहले माध्यम जाएगी, दूसरे माध्यम से पहले माध्यम के लिए, दूसरे माध्यम से पहले माध्यम के लिए,
पहले माध्यम के लिए। अब क्या हो जाएगा अपवर्तनांक, अब 2 से कहां जा रही किरण, 1 में जा रही है, तो हम इसको लिख देंगे 2n1 बराबर। अब ये आपतिरण हो चुकी है, ये कण जा रही है, देखिए ध्यान से, ये आपतिरण है, तो ये आपतिरण कोण बन जाएगा, और ये अपवर्तित कण है। भाई 10 कण डाल रहे हो आप, ध्यान समझिए इस बात को, कण यहां से जा रहे तो ये आपतित कण है, और ये विलंब के साथ जो कोण बनाएगी वो आपतिरण कोण बन जाएगा। जो नहीं कि हमेशा आपतिरण कोण आर ही रहेगा या अपवर्तन कोण आर ही रहेगा, कोण आपतित कण और अपवर्तित कण के हिसाब से बनेगा। अगर हमने किरण यहां से डाल दी ऐसे, तो ये हमारी आपतित कण है, तो यहाँ जो भी कोण बनेगा वही हमारा आपतन कोण, भले वो आर हो या आई हो, कुछ भी हो। तो ये आर अब क्या बन गया, अब आपतन कोण बन गया ये, तो बन जाएगा साइन आर, और बटे साइन, अब ये हो जाएगा अपवर्तन कोण, चूंकि ये हो चुकी है अपवर्तित कण, तो साइन आई, समीकरण नंबर 2। अगर हम दोनों इक्वेशन का मल्टीप्लाई कर दें, गुणा कर दें, समीकरण फर्स्ट मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड, क्या आएगा, जब मल्टीप्लाई करना है तो बाएं बाएं पक्ष को मल्टीप्लाई करेंगे और दाएं दाएं पक्ष का, तो ये हो जाएगा 1n2 इंटू 2n1 बराबर दाएं दाएं पक्ष, इस समीकरण पक्ष का मान रखेंगे साइन आई अपान साइन आर इंटू, ये रखेंगे समीकरण सेकंड का मान साइन आर अपान साइन आई। ये साइन आई जो आपके हैं, ये साइन आई कैंसिल हो जाएगा, ये साइन आर कैंसिल हो जाएगा, तो ये सब करके क्या बचेगा, एक बचेगा, ये बचेगा 1n2 इंटू 2n1 इज इक्वल टू 1। यही कहता है उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कि माध्यमों के जो सापेक्ष अवदानांकों का गुणनफल होता है वो हमेशा कितना होता है, एक होता है। अब अगर मान लो ये माध्यम वायु कह दे कि भैया ये माध्यम वायु है और ये सघन माध्यम आपका कांच है, तो क्या हो जाएगा इस जगह, तो इस जगह ले सकते हो ANG, चूंकि पहला माध्यम हो गया एयर कह सकते हो आप इसको, एयर हमने ए ले लिया, और कांच को हम ग्लास कहते हैं, तो हमने इसको G ले लिया। A से कहाँ आ रहे हैं, G में, तो अपवर्तनांक पहला क्या बन जाएगा 1 2 जगह ANG, A की जगह क्या आ जाएगा वायु एयर, N अपवर्तनांक है, दूसरे में जा रहा है G ग्लास है, तो क्या बन जाएगा ANG। अब वापस कहाँ जा रहा है 2 से 1 में, तो 2 अब क्या हो गया G और 1 क्या हो गया A, तो क्या हो जाएगा GN। इन दोनों गुणनफल बनाया, एक आ गया। अब इस फार्मूले में से किसी एक का मान आप निकाल सकते हो। अगर मान लो आपको GNA निकालना है तो GNA की वैल्यू क्या हो जाएगी, GNA बराबर हो जाएगा 1 अपान ये ANG इसके बटे आ जाएगा, तो 1 अपान ANG, ये अपवर्तनांकों में भी संबंध आ जाएगा। ये इसका उल्टा माध्यम है तो उल्टा लिखा 1 डिवाइड बाई GNA किसका उल्टा ANG का, क्योंकि ANG से आप A से G में आए हो, G से A में जाओ उल्टा हो जाएगा, तो GNA का उल्टा क्या हो गया 1 अपान ANG। ये माध्यमों के सापेक्ष अवदानांकों में संबंध है, इसको हम कहते हैं उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। अब हम लोग पढ़ेंगे क्रांतिक कोण, क्या होता है क्रांतिक कोण जरा समझिएगा। तो नेक्स्ट परिभाषा डाल लीजिएगा, हेडिंग डालिए आप क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण, इसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, क्रिटिकल एंगल समझिए। अभी आप पढ़ के आए हैं कि अगर प्रकाश किरण सघन माध्यम से, ये सघन माध्यम है और नीचे मान लो विरल माध्यम, अगर कोई प्रकाश किरण ऐसी है जो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो, ये प्रकाश किरण डालिए हमने, ये सघन माध्यम में है और ये विरल माध्यम, इसको ऐसे जाना चाहिए लेकिन ऐसे जा नहीं पाएगी क्योंकि माध्यम लेगा तो अपतन हो जाएगा, तो ये क्या होता है अविलंब से दूर हट जाती है, ऐसे हो जाएगी।
इस कंडीशन पे जो आपका आपतन कोण है वो I बनता है और ये अपवर्तन कोण R बनता है। इस समय ये आपतन कोण है, ये अपवर्तन कोण है। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं, अगर इसी किरण को हम थोड़ा सा और आपतन कोण बढ़ा के डालें, मान लो इसी प्रकाश किरण को हम यहाँ डालें इस जगह से, और ये किरण अपवर्तन के पश्चात यहाँ आ जाए, तो जैसे यहाँ आएगी तो देखो ये अभिलंब और इस अपवर्तित किरण के बीच जो कोण है वो फिक्स हो गया 90 डिग्री। कितना हो गया? 90 डिग्री। और अब आपतन कोण इतना हो गया। अब ये जो आपतन कोण है, यही आपतन कोण ही क्रांतिक कोण बन जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? आपतन कोण को क्रांतिक कोण। यानी क्रांतिक कोण कोई नया कोण नहीं है, ये आपतन कोण ही क्रांतिक कोण बन जाता है। और बनता कब है? इसके लिए शर्त यह है कि जब विरल माध्यम का अपवर्तन कोण ठीक 90 अंश हो जाएगा। मतलब अगर ये 89 अंश भी है यानी 90 से कम है तो कभी भी आपतन कोण क्रांतिक कोण नहीं कहा जाएगा। आपतन कोण क्रांतिक कोण बनेगा, लेकिन उसके लिए शर्त क्या है? शर्त यह है कि उसके लिए विरल माध्यम का अपवर्तन कोण 90 अंश होना चाहिए। अगर ये 90 अंश से कम है तो कभी भी आपतन कोण क्रांतिक कोण नहीं कहा जाएगा। इस आपतन कोण क्रांतिक कोण कब कहेंगे? जब विरल माध्यम का अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाएगा। यानी अगर इसको हम फाइनल देखें तो फाइनल फिगर ये देखेंगे हम कि ये प्रकाश किरण हमने डाली किस माध्यम से? सघन माध्यम से। ऊपर वाला माध्यम मान लो सघन है और नीचे वाला ये माध्यम विरल है। अब ये प्रकाश किरण डाले, अब इस प्रकाश किरण कंडीशन ये है कि ये इस प्रकार से ना जाकर ये प्रकाश इस पे आ जाए। ये जैसे इस पे आएगी तो यहाँ का जो अपवर्तन कोण होगा ये अपवर्तन कोण फिक्स हो जाएगा 90 डिग्री, 90 अंश। जैसे ही अपवर्तन कोण विरल माध्यम में 90 अंश होगा तुरंत ठीक इसी समय ये जो आपतन कोण यहाँ बन रहा था वही क्या बन जाएगा? क्रांतिक कोण बन जाएगा। परिभाषा बन गई। सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण, अभी नहीं बना क्रांतिक कोण, जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान ठीक 90 अंश हो जाता है, तो अब ये आपतन कोण क्रांतिक कोण कहलाएगा। बात समझ आ रही है कि अगर सघन माध्यम का आपतन कोण बने क्रांतिक कोण, लेकिन शर्त पहले यह है कि विरल माध्यम का अपवर्तन कोण 90 अंश होना चाहिए, तो इस आपतन कोण क्या कह देंगे? क्रांतिक कोण। परिभाषा एक बार फिर सुन लीजिएगा। सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान ठीक 90 अंश होता है, तो वह आपतन कोण क्रांतिक कोण कहलाता है। यानी आपतन कोण ही क्या बन गया? क्रांतिक कोण बन गया। कब बन गया? जब विरल माध्यम का अपवर्तन कोण हो गया 90 अंश। और इस क्रांतिक कोण जो संख्या होता है उसे हम कहते हैं C लिख देते हैं, क्रिटिकल एंगल के जैसे। इसे हम C से प्रेस करते हैं। इसलिए कंडीशन ये है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। अब इसी में पूछ देता है कि अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध क्या होता है। तो जरा देखिए, नेक्स्ट हमारी हेडिंग है अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध। हालांकि ये हाई स्कूल लेवल से एनसीईआरटी इसको हटा दिया है, एनसीईआरटी इसको अलग कर दिया है सिलेबस से, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी लिए हम इसको आपको समझा दे रहे हैं। अभी भी इंटरेस्ट को रखा गया है। तो ये रिलेशन है, किसका रिलेशन है? देखिए, रिलेशन बिटवीन किनके बीच में है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक और क्रिटिकल एंगल। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड किसके बीच में? क्रिटिकल एंगल। आइए देखिए क्या संबंध होता है। इसी फार्मूले में अगर इस सघन माध्यम, इसी फिगर को देख लीजिएगा, इसी में हम अगर इसको कांच कहते हैं सघन माध्यम, और इस विरल माध्यम को वायु कह लें, एयर, तो आप देख रहे होंगे कि इसमें I की वैल्यू C के बराबर है। आपतन कोण क्या बन चुका है?
क्रांतिक कोण बन चुका है। और जो विरल माध्यम का अपवर्तन कोण R है, ये कितना हो चुका है, ये हो चुका है 90 अंश। आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो गया है और अपवर्तन कोण जो R है वो 90 अंश बराबर हो चुका है। हमने कहा ये माध्यम सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम, ये किरण कांच से वायु में जा रही है। स्नेल का नियम आपने पढ़ रखा है। स्नेल के नियम से क्या होता है, क्योंकि हमें निकालना क्या है, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक मिलता कहाँ है, स्नेल के नियम में। स्नेल नियम क्या कहता है, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात दैविक नियतांक होता है और उस नियतांक को कहते हैं अपवर्तनांक कहते हैं। दो माध्यम है तो 1 इंटू लिख देते हैं। तो स्नेल के नियम से हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, n बराबर साइन आई अपान साइन आर। अब इसमें जरा मान रखिएगा, n क्या हो गया है, किरण जा रही है कांच से वायु में, तो लिख देंगे हम GNA बराबर, क्योंकि किरण जा रही है ग्लास से कहाँ, एयर में। हमने इसका कहा था, इसको आप ग्लास ले सकते हो और इसको एयर, तो इसका G ले लेंगे, इसका A। तो G से कहा जा रही है A में, तो G यानी ग्लास, A मतलब एयर, ग्लास के सापेक्ष एयर का अपवर्तनांक। अब GNA आप मान रखेंगे बराबर साइन आई, आई का मान क्या रखोगे आप, C, आई का मान क्या है, C है, अपान साइन R, R की वैल्यू क्या है, 90 है, तो डिवाइड बाई साइन 90। तो GNA बराबर साइन C अपान साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो बचा क्या, GNA बराबर बचा साइन C और GNA बराबर अभी आपने पढ़ा था उत्क्रमणिकता सिद्धांत से कि जो GNA की वैल्यू थी अभी आपने निकाली थी, GNA बराबर आया था 1/ANG, लिखा था उत्क्रमणिकता के सिद्धांत से, भी पीछे दिखा सकते हैं आपको, ये निकाला है, ये देखिए GNA बराबर 1/ANG। तो यहां भी हमने लिख दिया GNA बराबर, इस जगह पर चूंकि GNA बराबर कितना होता है, 1/ANG। अगर इस GNA की जगह हम कहते हैं 1/ANG लिख दें तो 1/ANG बराबर हो जाएगा साइन C, और इसके बटे 1 उल्टा कर दें, इसको हम व्युत्क्रम कर दें तो ANG का मान निकल के आ जाएगा। तो जवाब इसको ANG बराबर 1/sin C। ये है अपवर्तनांक n और क्रांतिक कोण C में संबंध। इसको हम कहते हैं अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण संबंध ANG बराबर 1/sin C। अपवर्तनांक पता है तो आप क्रांतिक कोण निकाल सकते हैं, क्रांतिक कोण पता है तो उसका अपवर्तनांक भी माध्यमों के बीच का ज्ञात कर सकते हो। तो इसमें हमने पढ़ा, उत्क्रमण सिद्धांत पढ़ लिया, क्रांतिक कोण पढ़ लिया और अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध पढ़ लिया। इसमें एक चीज और है, वो भी एनसीईआरटी में हटा दी गई है कि दो माध्यमों, दो हो या दो से अधिक विभिन्न माध्यम हो, जैसे वायु हो जाए, जल हो जाए, कांच हो जाए, उन सभी माध्यमों के सापेक्ष अपवर्तनांकों में संबंध। वो संबंध अगर जल कांच समान माध्यम है, जैसे मान लीजिएगा, थोड़ा सा रफली बता देते हैं हम कि ये माध्यम मान लो वायु का है, एयर है, इसके बाद नीचे इसके जल भरा हो, इस प्रकार से ये जल का माध्यम हो जाए, ये आपका जल का माध्यम हो गया, जल को आप W कह सकते हो, वाटर। इसका कांच आ जाए, ये कांच का माध्यम हो गया, ग्लास, और इसके बाद में फिर वायु आ जाए, नीचे फिर वायु। ये विभिन्न प्रकार के माध्यम होंगे। अब इनसे अगर प्रकाश कण आएगी सभी माध्यमों से, तो इन सभी माध्यमों के सापेक्ष जो अपवर्तनांक बनते हैं उन सभी, फिर वही उत्क्रमणिकता सिद्धांत लागू हो जाएगा। उत्क्रमणिकता सिद्धांत से क्या होगा कि सभी माध्यमों के सापेक्ष अपवर्तनांक को गुणनफल 1 हो जाएगा। जैसे A से W में आई तो बन जाएगा ANW अपवर्तनांक, क्योंकि प्रकाश कण वायु से कहाँ रही, जल में, फिर कहाँ जाए, जल से कांच में, तो बन जाएगा WNG। फिर कण कहाँ आई, कांच से वायु में, तो अपवर्तनांक क्या बन जाएगा, GNA।
तो उत्क्रमणित सिद्धांत से क्या होता है, सभी अपवर्तनांकों का गुणनफल कितना आएगा, 1 आ जाएगा। ये अपवर्तनांक को गुणनफल कितना हो गया, 1 हो गया। अगर इसमें किसी अपवर्तनांक मान निकालें, कभी कभी WNG निकालने की आवश्यकता पड़ती है, तो अगर हम WNG का मान निकालते हैं तो WNG बराबर ये दोनों मान, ये जो ANW GN इसके बटे आ जाएंगे। तो हम लिखते हैं इसको 1 बटे ANW इंटू GNA। अब अभी आप पढ़ के आए हो कि GNA की जो वैल्यू होती है वो 1 बटे ANG बराबर होती है। तो आप यहां भी ले सकते हो कि चूंकि GNA का मान बराबर है 1 बटे ANG के, अगर ये इसके बराबर है तो फिर क्या हो जाएगा कि WNG बराबर 1 बटे ANW गुणा ये GNA था, इस GNA का मान हो गया 1 बटे ANG, 1 बटे ANG, और ये ANG 3 बार बटे हो चुका है तो चला जाएगा ऊपर। तो आप इसको लिख सकते हो, कहाँ लिख दें, जगह कम हो गई है, यहां लिख देते हैं। तो आप लिख सकते हो WNG बराबर, ये ANG ऊपर जाएगा तो ANG एकम हो जाएगा ANG बटे ANW एकम ANW। तो ये अपवर्तनांकों के बीच संबंध आ जाएगा। जब प्रकाश कण विभिन्न माध्यमों से गुजर रही हो तो उसके बीच अपवर्तनांकों में जो संबंध होता है वो ये होता है WNG बराबर ANG पान ANW। कुछ भी माध्यम हो सकता है, जो नहीं, यहाँ जल लिखा हो, यहाँ द्रव लिख दे तो द्रव यहाँ W की जगह अगर द्रव कह दे तो W की जगह तुम L लिख दो, लिक्विड लिख सकते हो। तो यहाँ फार्मूला क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ W मिलेगा आपको 2 जगह, तो ये हो जाएगा फार्मूला LNG बराबर ANG बटे ANL, ये फार्मूला आ जाएगा। तो इस प्रकार से प्रकाश के अपवर्तन में क्रांतिक कोण, उत्क्रमण सिद्धांत, अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण संबंध, माध्यमों के सापेक्ष अपवर्तनांक, ये सारी बातें क्लियर हो जाती हैं। और इसको आप तैयार कर लीजिएगा ताकि आपको आगे की बातें और समझ में आ जाए। अब आपको बताना बचा इसमें है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन वगैरह, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, तब तक आप इसको तैयार कर लीजिएगा।